हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर क्या वाकई में बलूचिस्तान को आजाद कराएगा अपना भारत। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने आखिर क्यों कहा कि भारत इस मामले में क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। साथ में दोस्तों बांग्लादेश से इसकी बड़ी तुलना की गई है। बताएंगे अभी की सबसे बड़ी और फायर ब्रेकिंग न्यूज। तो वहीं आपको बताएंगे पाकिस्तानियों को अब अमेरिका में नहीं मिलेगी एंट्री। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने तैयार कर लिया नया वीजा प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, क्या भारत को भी लेकर लिया गया है कोई फैसला, सबसे पहले आपको बताएंगे। इसी बीच लगातार श्रीलंका द्वारा भारतीय मछुआरों पर लिए जा रहे अवैध तरीके से एक्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद जा रहे हैं श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की रियलिटी बताई और बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका पहुंचे थे उस वक्त उसने बदलवा दिया था मोदी जी का रास्ता। दोस्तों क्यों उन्होंने ऐसा किया, एक से एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बताने वाले। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और मानते हैं कि भारत को सुपर पावर कंट्री बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां बलूचिस्तान में अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले के बाद पाकिस्तानी अपनी नाकामी का ठीकरा भारत और अफगानिस्तान पर फोड़ रहा है। पाकिस्तान की सेना और विदेश विभाग ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाया कि वो बलूचिस्तान में विद्रोहियों के आजादी आंदोलन को समर्थन दे रहा है। पाकिस्तान ने तो यहां तक कह दिया कि बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक के पीछे भी भारत था, जिसे नई दिल्ली ने सख्ती से खारिज कर दिया। भारत ने कहा है कि दुनिया जानती है कि आतंकवाद का केंद्र कहां है और पाकिस्तान को अपनी समस्याओं के लिए अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। इस बीच दोस्तों बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा को लेकर पाकिस्तान में बहस तेज हो गई है। एक सवाल भी उठने लगा है कि क्या वास्तव में भारत बलूचिस्तान को आजाद कराने की योजना बना रहा है। इस पर पाकिस्तानी पत्रकार रऊफ कलासरा ने अपनी राय रखी। कलासरा ने कहा कि बलूचिस्तान को आजाद कराना किसी के हित में नहीं है। अफगानिस्तान और भारत किसी के लिए भी आजाद बलूचिस्तान का बनना मुफीद नहीं है। रऊफ कलासरा ने आगे कहा कि बलूचिस्तान भारत के लिए पूर्वी पाकिस्तान यानी जो अब बांग्लादेश की तरह नहीं है। बांग्लादेश में स्थितियां इसलिए अलग थी क्योंकि वो भारत के बॉर्डर पर था, जबकि पाकिस्तान के लिए एक लंबी दूरी थी। बलूचिस्तान में स्थिति उलट है। बलूचिस्तान में भारत के लिए पहुंचना मुश्किल है। बलूचिस्तान के अलगाववादी आंदोलन को जब तक बाहर से मदद नहीं मिलती इसका अलग मुल्क बनना संभव है ही नहीं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि भारत ही नहीं अफगानिस्तान और ईरान भी अपने बॉर्डर पर एक नया देश नहीं चाहेंगे। ईरान में बलूचों की आबादी है और वहां भी अलगाववादी की हवा बह सकती है, इसीलिए बलूचिस्तान में एक हिंसक और खूनी संघर्ष तो जारी रह सकता है, लेकिन इसका एक अलग देश बन पाना आसान नहीं है। जो कि दोस्तों भारत भी लगातार सामने आकर यह क्लियर करता है कि भारत पर जिस प्रकार से बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं बलूचिस्तान को लेकर वो सरासर गलत है। भारत का कोई लेना देना नहीं है बलूचिस्तान को लेकर, लेकिन फिर भी दोस्तों पाकिस्तान बार बार इल्जाम लगाता रहता है कि बलूचिस्तान को भारत फंडिंग कर रहा है, भारत सपोर्ट कर रहा है। भारत की खुफिया एजेंसी अंदर खाने बलूचिस्तान को भड़काने की कोशिश में लगी हुई है। दोस्तों ऐसे में आप लोग पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन एक चीज तो तय है, भारत चाहे बलूचिस्तान को सपोर्ट करे चाहे ना करे, लेकिन पाकिस्तान ये सोच सोच कर पगला जरूर जाएगा कि इसका इल्जाम भारत पर मजबूती से कैसे लगाया जाए। और इन मामलों में दोस्तों अपना भारत भी कम नहीं है। आप जानते हैं कूटनीति के मामले में अपना भारत अब नंबर 1 कंट्री बन चुका है पूरे इस वर्ल्ड में, और पाकिस्तान को हर तरीके से जवाब देने के लिए अपना भारत सक्षम है। जैसे कि एक कहावत है, तू डाल डाल में पात पात, ठीक इसी तरीके से अब पाकिस्तान को अपना भारत छोड़ने वाला नहीं। दोस्तों इस पर आपकी अब जो भी राय हो, लेकिन सामने लाइक का बटन है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अपने भारत देश के लिए लाइक का बटन वो जरूर दबा दीजिएगा और साथ ही कमेंट में मेरा भारत महान जरूर लिखिएगा। बार बार आपको कहते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर कल पड़ी थी ट्रेन हाईजैकिंग पर पाकिस्तान को लताड़। आज भारत ने पूरी दुनिया के सामने कश्मीर पर दे दिया खरी खोटी सुना। जी हां, पाकिस्तान ने हाल ही में अपने मुल्क पर हुए ट्रेन हाईजैकिंग का आरोप भारत के सिर लगा दिया था। इसको लेकर उसे भारत की तरफ से मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान ने कहा था कि जाफर एक्सप्रेस में हुए हादसे के पीछे भारत का हाथ था, जिसको लेकर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा था कि वो अपनी आंतरिक समस्याओं और विफलताओं को दूसरे के सिर मरने के बदले अपने अंदर झांके। तो वहीं अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी पाकिस्तान को भारत की ओर से जमकर फटकार लगाई गई है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने फटकार लगाते हुए पाकिस्तान की आलोचना की और कहा कि जैसा कि उनकी आदत है, पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का अनुचित संदर्भ दिया है। बार बार संदर्भ देने से न तो उनके दावे को वैधता मिलेगी और न ही सीमा पार आतंकवाद के उनके अभ्यास को उचित ठहराया जा सकेगा। इस देश की कट्टरपंथी मानसिकता और कट्टरता का इतिहास जग जाहिर है। इस तरह के प्रयासों से यह वास्तविकता
मान्यता नहीं बदलेगी कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। अगली खबर बता दें, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने तैयार किया नया वीजा प्रस्ताव, पाकिस्तानियों को अब अमेरिका में नहीं मिलेगी एंट्री। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में 41 देशों के नाम, नींद उड़ा देगी ट्रंप का ये आदेश। जी हां, क्या भारत को लेकर भी कोई आदेश है? आपको बता दें, पाकिस्तान समेत दर्जन भर से ज्यादा देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लग सकता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है और बताया है कि प्रस्ताव की तैयारी कर ली गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने दर्जनों देशों के नागरिकों के खिलाफ अमेरिका की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। नाम न बताने की शर्त पर बोलते हुए अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा है कि अभी इस लिस्ट में बदलाव हो सकते हैं और इसे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सहित ट्रंप प्रशासन की तरफ से अनुमोदित नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लिस्ट को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है और कुल मिलाकर इसमें 44 देश शामिल है, जिनमें पहली कैटेगरी में पूरी तरह से वीजा प्रतिबंध शामिल है। लिस्ट की पहली कैटेगरी में अफगानिस्तान, क्यूबा, ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन को शामिल किया गया है। इस लिस्ट की दूसरी कैटेगरी में उन देशों का रखा गया है जिनके यात्रियों को कई आधार पर अमेरिका आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस कैटेगरी के तहत टूरिस्ट और छात्र समेत कई तरह के और लोगों को अमेरिका में एंट्री नहीं दी जाएगी या इन्हें वीजा मिलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और इस लिस्ट में एरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार, दक्षिणी सूडान, बेलारूस, पाकिस्तान, रशिया, सिएरा लियोन और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा इस लिस्ट की तीसरी कैटेगरी में ऐसे देशों के नाम को शामिल किया गया है जिनके ऊपर आंशिक वीजा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस लिस्ट में अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन, भूटान, बुर्किना फासो, कांगो, वर्डे, कंबोडिया, कैमरून, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डोमिनिका, इक्वेटोरियल गिनी, गाम्बिया और लाइबेरिया जैसे देश शामिल हो सकते हैं। इस प्रस्तावित लिस्ट में भारत का नाम कहीं भी नहीं है, यानी भारतीय यात्रियों के अमेरिका की यात्रा पर किसी भी तरह का प्रतिबंध शामिल नहीं है और कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है भारतीय यात्रियों पर। इसके अलावा इस लिस्ट को अभी बदला भी जा सकता है और देशों की कैटेगरी में बदलाव भी संभव है, लेकिन पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में शामिल है, जो शहबाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि पाकिस्तान की कैटेगरी में भी बदलाव संभव है, लेकिन इस लिस्ट की किसी भी कैटेगरी में आने का सबसे बड़ा असर ये होगा कि इन देशों के लोगों के लिए अमेरिका की यात्रा करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका का वीजा मिलना ऐसे ही काफी मुश्किल माना जाता है और प्रतिबंधित लिस्ट में आने के बाद वीजा मिलने की संभावना और भी ज्यादा न्यूनतम हो जाएगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों पाकिस्तान को बैन करके सही फैसला लिया है? आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। एक चीज तो है, शहबाज शरीफ को आईना जरूर दिखाया है ट्रंप ने। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी अगले महीने जाएंगे श्रीलंका। मछुआरों के मुद्दे पर तनातनी के बीच ये यात्रा बहुत ही ज्यादा अहम मानी जा रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले महीने की शुरुआत में श्रीलंका जा सकते हैं। ये यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा गर्म है। इस कारण से दोनों देशों के बीच तनातनी चल रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कई बार विदेश मंत्री जयशंकर को पत्र लिखकर मुद्दे के स्थायी हल निकालने के लिए काम करने को कह चुके हैं। द्वितीय राष्ट्र की सरकार में मंत्री ने शनिवार को बताया कि पीएम मोदी पिछले साल राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की दिल्ली यात्रा के दौरान किए गए समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए अगले महीने की शुरुआत में श्रीलंका जाएंगे। विदेश मंत्री विजिथा हैरात ने संसद में बजट आवंटन बहस पर एक सवाल का जवाब देते हुए ये बयान दिया। हैरात ने कहा कि हमने अपने पड़ोसी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं। हमारी पहली राजनयिक यात्रा भारत की थी, जहां हमने द्विपक्षीय सहयोग पर कई समझौते किए। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अप्रैल की शुरुआत में यहां आएंगे। उनकी यात्रा के दौरान रामपुर सौर ऊर्जा स्टेशन के उद्घाटन के अलावा कई नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इससे पहले श्रीलंकाई नौसेना ने दावा किया था कि उन्होंने 2024 में श्रीलंकाई जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए घुसे 550 से अधिक भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। इस साल अब तक करीब 150 से अधिक भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी जी का श्रीलंका दौरा वाकई में दर्शाता है कि पीएम मोदी जी इस मुद्दे को भी उठा सकते हैं और श्रीलंका को लताड़ लगा सकते हैं कि भैया देखो, मछुआरे हैं, उनको बॉर्डर का, सीमा का ज्ञान होता नहीं है, समुद्र में बॉर्डर दिखाई देता नहीं है। अगर वो आर पार आ जा रहे हैं तो भी आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर हम आपके मछुआरों पर एक्शन लेने से पहले उन्हें माफी देने की सोचते हैं तो तुम्हें भी यही कदम उठाने चाहिए। मछुआरे अपना बिजनेस करते हैं, अपना कार्य करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, घर द्वार चलाते हैं, उनकी वही रोजी रोटी होती है। ऐसे में उन पर एक्शन लेने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। और दूसरी बात, अगर वो आपकी सीमा में घुस भी आते हैं तो फिर आप उन्हें पकड़कर समझा सकते हैं कि भैया आगे से ध्यान रखना, लेकिन नहीं जिस प्रकार से श्रीलंका दोस्तों भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार ही कर लेता है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी जी का श्रीलंका जाना वाकई में मछुआरों
के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है जहां भी पीएम मोदी जी जिस मुद्दे को भी उठाते हैं उस पर कार्य तुरंत किया जाता है। ये बात तो माननी पड़ेगी। ऐसे में लॉन्ग लिव पीएम मोदी कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, अगर आप भी पीएम मोदी जी के कार्य से खुश हैं तो। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर बेनकाब हुए मोहम्मद यूनुस, भारत के बारे में डिप्लोमेट ने बोला सच, तो बांग्लादेशी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, राजदूत का पासपोर्ट ही रद्द कर दिया। दोस्तों मोहम्मद यूनुस की पोल खोलने पर बौखलाया बांग्लादेश। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस एक बार फिर कट्टरपंथियों के दबाव में आ गए हैं। बांग्लादेश सरकार ने अपने ही राजदूत हारून अल रशीद का पासपोर्ट रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। इससे कुछ घंटे पहले ही हारून अल रशीद ने फेसबुक पर एक विस्तृत पोस्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि बांग्लादेश के मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काने वाले कौन है। उनकी इस पोस्ट के कारण जब बांग्लादेश सरकार की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होने लगी तो सरकार ने तुरंत उनका पासपोर्ट जब्त करने का आदेश जारी कर दिया। यूनाइटेड न्यूज और बांग्लादेश की रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश सरकार ने 11 दिसंबर को मोरक्को में तैनात अपने राजदूत हारून अल रशीद को तुरंत ढाका लौटने और विदेश मंत्रालय में रिपोर्ट करने का आदेश दिया था। हालांकि हारून अल रशीद ने इस आदेश की अनदेखी की और कनाडा चले गए। वहां से उन्होंने शुक्रवार को अपने फेसबुक वॉल पर अंतरिम सरकार की आलोचना करते हुए एक पोस्ट साझा की, जिसने वाकई में दोस्तों बांग्लादेश की गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस की पोल खोलकर रख दिया। वहीं आपको बता दें, चाइना पर सख्त हुए G7 देश वन चाइना पॉलिसी से किया किनारा, जिस पर तिलमिला उठे ड्रैगन ने दे डाली धमकी। दोस्तों G7 देशों ने हाल ही में अपने बयान में एक चीनी नीति के संदर्भ को हटाकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस कदम की चाइना ने कड़ी निंदा की है और इससे अपनी संप्रभुता के लिए खतरा करार दिया है। बीजिंग ने G7 देशों के इस फैसले को अहंकारी और दोहरे मापदंड वाला कदम बताया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया। शनिवार को जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक G7 ने अपने ताइवान से संबंधित बयान से एक चीन नीति यानी कि वन चाइना पॉलिसी का उल्लेख हटा दिया, जो लंबे समय से इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने का आधार रही है। इस नीति के तहत अमेरिका समेत कई देश आधिकारिक तौर पर ताइवान को चाइना का हिस्सा मानते हैं। हालांकि वे इसके साथ अनौपचारिक संबंध बनाए रखते हैं। G7 के इस बदलाव को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह पश्चिमी देशों की ओर से चाइना के प्रति सख्त रुख को दर्शाता है। G7 के इस बयान पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कनाडा स्थित चीनी दूतावास ने इसे तथ्यों की अनदेखी करने और चाइना की संप्रभुता को ठेस पहुंचाने वाला बयान बताया। चीनी दूतावास ने कहा कि G7 देशों की ये हरकत चीन के आंतरिक मामलों में गंभीर हस्तक्षेप है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। चाइना ने जोर देकर कहा कि ताइवान मसले पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए वन चाइना सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें, मैं नहीं चाहता था कि मोदी जी तंबू देखे। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों बदलवा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रास्ता जब वो अमेरिका यात्रा पर गए थे। बता दें, वैश्विक राजनीति में अपने बयानों और फैसलों से उथल पुथल मचाने वाले ट्रंप अपनी राजधानी में फैली गंदगी से परेशान चल रहे हैं। शुक्रवार को ट्रंप ने कहा कि पिछले एक महीने में पीएम मोदी, पीएम स्टारमर, राष्ट्रपति मैक्रो समेत कई वैश्विक नेता उनसे मिलने के लिए वॉशिंगटन आए थे और वो नहीं चाहते थे कि ये वैश्विक नेता वॉशिंगटन में सरकारी भवनों के आसपास लगे तंबू या दीवारों पर बनी पेंटिंग्स को देखे। ट्रंप ने कहा कि इसीलिए मैंने व्हाइट हाउस आने के उनके रास्ते को बदलवा दिया था। इसके साथ ही मैंने शहर को साफ करने का आदेश भी दिया था। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट में भाषण देते हुए ट्रंप ने कहा कि हम अपने शहर की सफाई कर रहे हैं, हम अपनी राजधानी की सफाई कर रहे हैं और हम यहाँ और अपराध नहीं होने देंगे। हम किसी भी हाल में अपराध के पक्ष में खड़े नहीं होंगे। हम शहर की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स या ग्राफिट्स को हटाने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हमने टेंट्स को हटाने से कर दी है। प्रशासन अपना काम बेहतर ढंग से कर रहा है और हम उनके साथ खड़े हैं। ट्रंप ने कहा कि जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी मुझसे मिलने आए थे और जब वे आए तो मैंने उनका रास्ता बदलवाया था। मैं नहीं चाहता था कि वो तंबू लगा हुआ देखें, मैं नहीं चाहता था कि वे दीवारों पर की गई कलाकारी को देखें, मैं नहीं चाहता था कि वे सड़कों पर टूटे हुए बैरियर और गड्ढों को देखें। हमने इसे तुरंत बना दिया। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम अपने शहर के लिए ऐसा करने जा रहे हैं। हम एक अपराध मुक्त राजधानी बनाना चाहते हैं ताकि जब लोग यहाँ पर आए तो उन्हें लूटा नहीं जाएगा, गोली नहीं मारी जाएगी या बलात्कार नहीं किया जाएगा। अमेरिकी लोगों के पास एक अपराध मुक्त राजधानी होगी जो कि पहले से कहीं ज्यादा साफ और सुरक्षित होगी। और जिस तरीके से हमारा प्रशासन काम कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। जी हाँ, वाकई में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ट्रंप ने सोचा तो सही, जो कि फिर एक बार भारत की साख को दिखाता है। वहीं बता दें, बिहार इलेक्शन 2025 को लेकर बहुत बड़ी खबर। बिहार चुनाव पर बहुत बड़ी भविष्यवाणी। एनडीए के 200 से भी ज्यादा सीट जीतने का दावा, क्या टूटेगा 2010 का रिकॉर्ड। दोस्तों सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी हम अपने चैनल पर आपको देने वाले हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक का बटन दबा लीजिएगा और इस खबर के बाद वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है, इस साल
के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए तैयारियां भी सही नजर आने लगी है। आम बजट में बिहार के लिए खास घोषणाओं को लेकर पीएम मोदी के मॉरिशस दौरे तक बिहार चुनाव का असर दिखाई दिया। मॉरिशस में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से की थी और वहां के प्रधानमंत्री को बिहार में बने मखाने भी भेंट किए थे। कुल मिलाकर बिहार चुनाव की गर्मी अभी से महसूस होने लगी है। इस बीच एनडीए के एक नेता ने बिहार चुनावों के नतीजों का भी ऐलान कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने कहा है कि इस बार एनडीए साल 2010 में आई सीटों का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि साल 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 206 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन इस बार इससे भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। यहाँ बहुमत के लिए 122 सीटों की दरकार है। साल 2020 में हुए चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली थी। इसमें बीजेपी को 74 और जेडीयू को 43 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी से कम सीट होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही चुना गया था। इसके उलट महागठबंधन को 110 सीटें हासिल हुई थी। इसमें कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल थी। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहा था। तेजस्वी यादव की लीडरशिप में आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस को महज 19 सीटें हाथ लगी थी। यानी पिछली बार मुकाबला बेहद कांटेदार था, लेकिन इस बार जिस प्रकार से बिहार चुनाव पर यह बड़ी भविष्यवाणी की गई है जेडीयू के नेता कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के द्वारा, वाकई में दोस्तों इनके इस भविष्यवाणी ने पूरे बिहार को चौंका कर रख दिया है दोस्तों, और एनडीए को खुश करके रख दिया है कि एनडीए इस बार 200 से भी ज्यादा सीट जीतने का दावा कर चुकी है। बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस बार एनडीए के अंदर बीजेपी को समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले से ज्यादा सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? देखते हैं हमारी भारत की प्रिय जनता क्या कहती है अपने अंदाजे से। दोस्तों हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेंगे, तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, बिहार चुनाव पर इस भविष्यवाणी के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अभी शेयर कर दीजिए, और लगे हाथ तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके, और जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, और सभी लोग कमेंट में जय हिंद जय भारत अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद जय भारत।